नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का एक बार फिर से एसएससी रेलवे अपडेट्स पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे 18 नवंबर 2021 को एसएससी जीडी के पेपर के बारे में, जो कि शाम के शिफ्ट 4 बजे से 5:30 बजे के मध्य कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, तो बात करते हैं। हम सिर्फ जीके के पेपर यहाँ पे लेकर आए हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हम यहाँ पर लगभग 63 शिफ्टों का पेपर, एसएससी के लगभग 63 शिफ्टों के, जीके के, हिंदी के और मैथ, रीजनिंग, चारों सब्जेक्ट की यहाँ पेपर हम डिस्कस करेंगे। हिंदी और जीके बराबर यहाँ पे चल रही है, आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। हमारी हिंदी की और जीके की वीडियोस डेली अपडेट्स हो रही है, तो देखते रहिए, जुड़े रहिए। और आज हम यहाँ पे 18 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसका डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे हम जीके का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन यहाँ पे पुट हो सकते हैं, आने वाले एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। और क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं और उन ऑप्शन से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो इस तरीके से सारा निचोड़ किया जाएगा। यहाँ पे हर क्वेश्चन का बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ताकि आपकी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उसे आप आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में इंडिया की रैंक चौथे नंबर पे है, तो 2021 में क्या थी, 2022 में क्या होगी, या फीफा वर्ल्ड कप 2021 में कहाँ खेला गया, 2022 में कहाँ खेला जाएगा, 2024 में कहाँ खेला जाएगा, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्टेज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व इस्पात संघ वर्ल्ड स्टील एसोसिएट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश अक्टूबर 2020 तक दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है? ये भारत है, जो 2020 तक दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन चुका है। अक्टूबर 2020 तक वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। एशिया ने 2020 में 1,37,000 या 1,374.9 करोड़ कच्चे इस्पात का उत्पादन किया। 2019 की तुलना में यह 1.5% की वृद्धि के साथ उभर कर सामने आया। ठीक है, 2020 में चीन का इस्पात का उत्पादन 2019 में 5.2% की वृद्धि के साथ सामने आया। ठीक है, और यहाँ पर आप आगे पढ़ सकते हैं, जो मेन बात थी हमने आपके सामने डिस्कस कर ली है। ठीक है, 2020 के लिए भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन 99.6 करोड़ टन था, जो 2019 में 10.6% कम था। ठीक है, तो वर्तमान में भारत काफ़ी अच्छी रैंक कर रहा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एंडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? ये होता है जीका वायरस, जो कि एंडीज मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है। जीका वायरस मुख्य रूप से एंडीज मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। जीका वायरस मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में एंडीजेनस, मुख्यतः एंडीज इजिप्टी से संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। एंडीज मच्छर आमतौर पर दिन के दौरान काटते हैं, जो सुबह जल्दी और दोपहर में देर शाम के दौरान चरम पर होते हैं। यही मच्छर है जो डेंगू, चिकनगुनिया और पीलिया जिसे बुखार फैलाता है। ठीक है, तो इनसे बच के रहिएगा। जीका वायरस रोग का उष्मायन अवधि 3 से 14 दिन की अनुमान है कि जो जीका वायरस रोग है उसकी अवधि 3 से 14 दिन की अनुमानित मानी गई है। ठीक है, जीका वायरस से संक्रमित अधिकांश लोगों में लक्षण विकसित ही नहीं होते हैं।
और ये काफ़ी लेट टाइम पे जाके विकसित होते हैं, या फिर मान लो अगर कोई इसका शिकार है तो कुछ लोगों को इसके लक्षण महसूस नहीं होते हैं, बट उन्हें बुखार वगैरह होते रहते हैं और इनके ज़्यादातर लक्षण नहीं आते और ये समाप्त भी हो जाता है। ठीक है। और इनके लक्षणों की बात की जाए तो आमतौर पर हल्के होते हैं, जिनमें से बुखार, दाने, नेत्र श्लेष्मा शोथ, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, बेचैनी और सिर दर्द शामिल है। और आमतौर पर 2 से 7 दिनों तक ये रहते हैं और फिर कभी-कभी किसी किसी के ऑटोमेटिकली ही ये बुखार वगैरह ये सारी प्रॉब्लम्स है ना वो सॉर्ट आउट हो जाती है। जैसे कि मान लो आपको बुखार वगैरह आते हैं तो आप टेबलेट ले लेते हैं नॉर्मली, तो बाकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। और किसी किसी में ये लक्षण देखने को मिलते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा आभासी रूप में शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय शांत वर्धनम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? ये साहित्य से संबंधित था, जो कि 2020 में राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया था, जो कि वर्चुअली तरीके से था। ठीक है। और इसमें बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सातवाधानम कार्यक्रम वस्तुतः उपराष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने देखा कि एक साहित्यिक उपलब्धि के रूप में अवधानम ने तेलुगु भाषा की गौरवशाली परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसका आयोजन डॉक्टर मेधाशानी मोहन ने श्री कृष्ण देवराय सत्संग के संरक्षण में तिरुपति में किया था। अवधानम प्राचीन काल से लोकप्रिय है और इसमें विशिष्ट विषयों, मापों, रूपों या शब्दों का उपयोग करके कविताओं को आंशिक सुधार शामिल है। यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि भारत के उपराष्ट्रपति ना देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। फर्स्ट नंबर पे हम राष्ट्रपति को मानते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति है। ठीक है। वह अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। ये सारी बातें उपराष्ट्रपति के बारे में हो रही है। वह 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन करता है। तो आप जरूर देखिएगा अनुच्छेद नंबर 63, वहां पे आपको उपराष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण डिटेल्स देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाले बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन खालिस्तान विभाग का एक हिस्सा है। जो भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग है ना, वो वित्त मंत्रालय के किस विभाग का एक हिस्सा है? वो आर्थिक मामले विभाग का एक हिस्सा है। ठीक है। वित्त मंत्रालय के अधीन, सॉरी यहाँ पर ट्रेन का शोर आपको सुनाई दे रहा है, इसके लिए हमें खेद है। तो बात करते हैं कि वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले आर्थिक कार्य विभाग के केंद्रीय बजट तैयार करने और संसद में पेश करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह आर्थिक प्रबंधन के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पहलुओं पर असर डालने वाली देश की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रम का निर्माण और निगरानी करता है। जो आर्थिक मामले से संबंधित विभाग है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मंत्रालय तो वित्त मंत्रालय है ही है। वित्त मंत्री वर्तमान में श्रीमती निर्मला सीतारमण है, जो जुलाई 2022 तक है। केंद्रीय बजट को भारत संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। यह भारत का गणराज्य का वार्षिक बजट है। अब यहाँ ऑप्शन को देखा जाए तो वित्तीय सेवाएं, निवेश और सार्वजनिक प्रबंधन, राजस्व। तो सबसे पहले निवेश और लोक परिसंपत्ति संबंध विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के DIPAM यानी कि निवेश और लोक परिसंपत्ति संबंध विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय पुनर्गठन के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए केंद्रीय मंत्रालय की नोडल संस्था है। यह सरकार की पूंजी बाजार के माध्यम से निवेश आकर्षित करने के तरीकों और नीतियों पर सलाह भी देता है। बात की जाए वित्तीय सेवा विभाग की, तो यह विभाग भारत में बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, पेंशन क्षेत्र से संबंधित सरकार के कई प्रमुख कार्यक्रमों, नीतियों, पहलों को और सुधार को पर्यवेक्षण करता है।
वित्तीय समावेशन सामाजिक सुरक्षा और जोखिम हस्तांतरण तंत्र के रूप में बीमा से संबंधित पहलों और सुधारों पर भी इस संस्था द्वारा निगरानी की जाती है। अब बात की जाए राजस्व विभाग की, जो हमारा राजस्व विभाग है वह राजस्व विभाग सचिव के समग्र निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करता है। यह सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघ करों से संबंधित मामलों पर नियंत्रण रखता है। इस तरह के नियंत्रण का प्रयोग दो सार्वधिक बोर्डों के माध्यम से किया जाता है, अर्थात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड। ये है इनके, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए उपयुक्त है जो स्थानीय आवास की प्रकृति आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? तो वो है विजितीय, एक्सोटिक, जो जन प्रजाति है या वो स्थानीय आवास के लिए प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल है, ये विजातीय। तो इनके बारे में बात करते हैं। नए वातावरण में पेश की गई विजातीय अक्सर उस नए आवास में पारिस्थितिक स्थिति को रिसेट कर देती है। वहां मौजूद प्रजातियों को इससे खतरा है, इसलिए इन्हें अक्सर आक्रामक प्रजाति कहा जाता है। ये प्रजातियां भोजन के लिए स्थानीय देशी प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है और उनमें बीमारी का कारण बनती है। झीलों और द्वीपों को पेश की गई प्रजातियों से विलुप्त होने का खतरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एतमाद उद्दौला या इतिमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इनका मकबरा आगरा में स्थित है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो बात की जाए एतमाद उद्दौला की, तो भारत का पहला स्मारक है जिसका निर्माण पूरी तरह से संगमरमर में से किया गया है। मकबरा 1622 से 1628 के बीच बनाया गया था और ये आगरा में बनाया गया था। इस मकबरे का निर्माण नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग के लिए करवाया था। पता है आपको, इस मकबरे का निर्माण नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग के निर्माण के लिए करवाया था। ठीक है, तो आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि ये जो मकबरा है ना, ये आगरा में है, ये तो पूछा जा चुका है, लेकिन किसके द्वारा बनवाया गया? तो इसका निर्माण नूरजहां ने अपने पिता के लिए करवाया है। ठीक है, किसने बनवाया है, किसके लिए बनवाया है, ठीक है, और कौन से पत्थर इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। इस तरीके से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे आने वाली 2023 की शिफ्ट में पूछा जा सकता है और पक्का इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि वो एग्जामिनर है ना, कोई अलग से क्वेश्चन पुटअप करने के लिए नहीं बैठे हैं। वो जब एक टॉपिक उठा लेते हैं तो वहां से करीब 2 से 5 क्वेश्चन पक्का बनाते हैं। ठीक है, तो हर शिफ्ट में यहाँ से एक नया क्वेश्चन पुट होगा। ठीक है, तो यह मकबरा जमुना नदी के पश्चिम तट पर है। आपसे पूछा जा सकता है किस नदी के तट पर है? ये जमुना नदी के पश्चिम तट पर है। इसका गुंबद फारसी वास्तुकला के सदृश्य बनाया गया है। अब बात की जाए यहाँ पे ऑप्शन की, तो यहाँ पे फतेहपुर सीकरी, ये फतेहपुर सीकरी अकबर के काल में मुगल साम्राज्य की राजधानी के लिए प्रसिद्ध है और शाहजहानाबाद इसकी स्थापना 1639 में शाहजहानाबाद नामक एक 4 दीवारी शहर के रूप में की गई थी। जब शाहजहां उस समय के मुगल सम्राट थे, जब शाहजहां ने मुगल राजधानी को आगरा से स्थानांतरित करने का फैसला किया तो औरंगाबाद भारत के महाराष्ट्र, अब बात करते हैं औरंगाबाद की। औरंगाबाद भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है। यह 17वीं सदी के संगमरमर से बने बीबी के मकबरा मंदिर के लिए जाना जाता है, जिसे ताजमहल के तर्ज पर बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों व्यक्तियों के लिए कितनी निधि या धनराशि आवंटित की गई है? ये आवंटित की गई है 9,500 करोड़ रुपये। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। बजट जो शब्द है ना, ये संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। ठीक है, आप जो बार बार करते हो ना, बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है हमारे संविधान के अंदर।
इसे वित्त मंत्रालय ने आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इसे है ना वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। यह भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। बजट 2020 का उद्देश्य समाज, आर्थिक विकास और आकांक्षी भारत की देखभाल करना था। बजट 3 प्रकार के होते हैं वैसे देखकर। एक होता है बैलेंस बजट। यह वह है जहां कुल प्राप्तियां कुल व्यय के बराबर होती है। और घाटा बजट, इस बजट में कुल आय प्राप्तियां कुल ई व्यय से कम है। और अधिशेष बजट, यह वह बजट है जहां कुल आय प्राप्तियां कुल ई व्यय से अधिक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बजट 2020 का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में कंबोडिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया देवयानी उत्तम खोबरागड़े। देवयानी उत्तम खोबरागड़े भारत के राजदूत के रूप में कंबोडिया में नियुक्त किए गए हैं। जो देवयानी उत्तम खोबरागड़े को कंबोडिया में भारत के अगले राष्ट्रदूत के रूप में नियुक्त किया गया ना, वो विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में इस नियुक्ति की पुष्टि की है। और खोबरागड़े 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव पर हैं। जो बात की जाए कंबोडिया की, तो कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है और यहाँ की मुद्रा की बात की जाए कंबोडियन रील है। ठीक है, आपसे कंबोडिया के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n परमाणुओं का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m अक्षर के लिए n खालिस्तान के बराबर है, ये 3 के बराबर है। ठीक है, तरीके समान है यहाँ। तो बात की जाए एडिशनल इंफॉर्मेशन की, तो यदि n एक परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m कोष के लिए n 3 के बराबर दिया गया है, 3 के बराबर है। दिया गया कोष बराबर m, कक्षा संख्या बराबर 3 है। एक कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र 2n² द्वारा दी गई है और इसलिए 2 × 3² बराबर 18 यहाँ पे निकल कर आता है। ठीक है, एक परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण का सुझाव बोहर और बरी ने दिया था। कक्षाओं और कोषों को KL, MN या इन संख्याओं से n बराबर 1, 2, 3, 4 अक्षरों से दर्शाया जाता है, अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इनको या तो संख्या से दर्शाया जाएगा KL, MN करके, या फिर 1, 2, 3 करके, इस तरीके से संख्याओं से दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान अवध का अंतिम नवाब था। आपसे पूछा गया है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। ठीक है, तो वाजिद अली है ना, वो अवध के अंतिम नवाब थे। वाजिद अली अवध के 11वें और अंतिम राजा थे। आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है वाजिद अली कौन से नंबर के नवाब थे या राजा थे, तो यहाँ पे वाजिद अली है ना अवध के 11वें नंबर के थे और यही अंतिम राजा भी हुए। ठीक है, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने फरवरी 1856 में कुशासन के बहाने उन्हें पदच्युत कर दिया। वाजिद अली शाह की पहली पत्नी आलम आरा थी, जिन्हें खास महल विशेष पत्नी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और बेगम हजरत महल, जिन्हें अवध की बेगम भी कहा जाता है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। ठीक है, अवध के संबंध में बात की जाए तो अवध का प्राचीन नाम कौशल था। अवध यूपी में स्थित है। ठीक है, अवध शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। और बात की जाए अवध की तो सुहादत खान बुरहान उल मुल्क को अवध के जनक के रूप में जाना जाता है। अवध की स्थापना इन्होंने की थी और ये स्थापना की गई 1722 ईस्वी में।
फैजाबाद को अवध की पहली राजधानी बनाया गया था। वाजिद अली शाह अवध के 11वें और अंतिम राजा हुए। ठीक है, अब बात की जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो मीरा जाफर है ना, यहाँ पे मीर जाफर जो दे रखे हैं आपको ऑप्शन में, तो मीर जाफर ब्रिटिश प्रभाव में प्रथम बंगाल शासक थे जो 1757 से 8 से 1763-65 तक लगभग ये रहे। ठीक है, और बात की जाए नेक्स्ट ऑप्शन अली वर्दी खां, तो अली वर्दी खां 1676 से 1756 पर रहे, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब थे। ठीक है, अब बात की जाए नवाब सैयद मशहूर अली खान, तो ये 1838 से 1880 तक बंगाल के नवाब रहे थे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफी बागानों के को नुकसान पहुंचा सकती है? तो यहाँ पे कॉफी बागानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कॉफी को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जिससे तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। सामान्यतः कॉफी को छायादार पेड़ों के नीचे उगाया जाता है। कॉफी को खेतों के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा अनुकूलित होती है। ठीक है, अच्छी जल निकासी वाले समुद्र भरपूर दोमट मिट्टी जिसमें ह्यूमस और खनिज होते हैं कॉफी के लिए आदर्श मिट्टी है। तेज धूप लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का तापमान, पाला और बर्फबारी कॉफी की खेती के लिए काफी हानिकारक एवं नुकसानदेही है। कॉफी के प्रकार हैं अरेबिका, रोबस्टा, लाइबेरिका और एक्सेलेसा। ये सभी कॉफी की वेराइटीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? ये 56वें संशोधन के तहत दिया गया था। संविधान 56वां संशोधन अधिनियम 1987 के तहत गोवा को भारत के संविधान की अनुसूची से संबंधित है और इसमें शामिल किया गया था। यह भारत का 25वां राज्य बन गया। जो गोवा था वो भारत का 25वां राज्य बना और ये 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत बना। गोवा को राज्य का दर्जा 30 मार्च 1987 से प्रभावी रूप में प्रदान किया गया था। ठीक है, इसके अलावा भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत गोवा अपने स्वयं के लोक सेवा समिति के लिए हकदार था। ठीक है, डॉक्टर जेसी अल्मेडा आईएएस सेवानिवृत्त का गोवा लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अब यहाँ पे बात करें एडिशनल इंफॉर्मेशन की, हम जो हमें ऑप्शन के रूप में दी गई है, तो 71वां संशोधन भारतीय संविधान में 70वें संशोधन में 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया था। इसके साथ अनुकूलित भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर 18 हो गई थी। बात की जाए 52वां संशोधन, तो विरोधी विक्षेपण कानून 52वां संविधान संशोधन था, उससे संबंधित है विरोधी विक्षेपण कानून। 1985 का 52वां संशोधन अधिनियम सांसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों को एक राजनीतिक दल के दूसरे दल में विक्षेपण के आधार पर अयोग्य ठहराने का प्रावधान करता है। बात की जाए 61वें संविधान संशोधन की, तो भारतीय संविधान की 61वें संशोधन अधिनियम 1988 के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। ठीक है, तो ये 61वें संविधान संशोधन में किया गया, 21 से घटाकर 18 वर्ष। और बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं। बिल्कुल है, तो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती है। हाँ, एफपीआई का आपको पूर्ण रूप बताना है। देखो इतना लंबा चौड़ा खींच दिया है, इतना जरूरत क्या थी इसको, डायरेक्ट पूछ लेता है एफपीआई का पूर्ण रूप क्या है, ये तो पूछना है इसको। लेकिन आपको यहाँ पे पूरा बताया गया है कि एफपीआई क्या है और ये कैसे काम करता है, सब कुछ है। तो एफपीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक में विदेशी वित्तीय संपत्ति खरीदने वाला एक निवेशक शामिल होता है। यह आमतौर पर एक अल्पकालिक निवेश है। इसमें प्रवेश और निकाल
ना अपेक्षाकृत आसान है। इसमें इन्वेस्टमेंट और वापस उसे निकालना काफ़ी आसान है। एफपीआई का परिणाम केवल पूंजी प्रवाह होता है। ठीक है, और भी यहाँ पे काफ़ी एडिशनल जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे एफपीआई अनिवासियों द्वारा भारतीयों प्रतिभूतियों जैसे शेयर, कॉर्पोरेट बॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड आदि में किया गया निवेश है। ठीक है, सेबी की बात की जाए, सेबी एफपीआई निवेशकों का विनिमय करता है और मॉरिशस भारत में सबसे बड़ा एफपीआई निवेशक है। अक्टूबर 2022 तक सिंगापुर भारत में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है। अक्टूबर 2022 तक एफपीआई की शुरुआत 1992 में हुई थी, जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला और निवेश की अनुमति दी थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो ये माना जाता है प्रचंड। ठीक है, इस तोराना किले के नाम से भी इसे तोराना किले के नाम से भी जाना जाता है। यह पुणे में स्थित है। इसे मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। इस किले को शिवाजी ने अपने चाचा संभाजी मोहिते से अपने कब्जे में ले लिया था। मराठा साम्राज्य की बात की जाए तो अंतिम राजा प्रताप सिंह, समय की अवधि 1674 से 1818, संस्थापक शिवाजी और राजधानी यहाँ की पुणे थी। ठीक है, और सिंधु दुर्ग की बात करें तो सिंधु दुर्ग किला है ना, शिवाजी महाराज द्वारा महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में सिंधु दुर्ग जिले के मालवन शहर के तट पर बनाया गया था। करटे द्वीप द्वीप पर स्थित है। इसने मराठों के नौसेना मुख्यालय के रूप में कार्य किया था। ठीक है, अब बात की जाए राजगढ़ की, तो यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक किला है। इसे गुरुमदेव के नाम से भी जाना जाता है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में मराठा साम्राज्य की राजधानी के रूप में था। ठीक है, पनहाला, जो ये ऑप्शन है पनहाला किले को पनहालगढ़ और पनहाला के नाम से भी जाना जाता है। यह सौराष्ट्र के कोल्हालपुर से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पनहाला में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए थे? तो ये 1802 में किए थे। 31 दिसंबर 1802 को बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बाजीराव द्वितीय पुणे के मराठा पेशवा थे और पूना की लड़ाई के बाद संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई और यह अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्चस्व और मराठा शक्ति के विघटन का कारण बनी। बाजीराव ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लगाए गए सहायक प्रबंधन को स्वीकार कर लिया। पेशवा की गद्दी के बदले में उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी। 13 मई 1803 को अंग्रेजी सेना आर्थर वेलेस्ली ने पूना में प्रवेश किया और बाजीराव को पेशवा घोषित किया गया था। बाजीराव ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा चलाए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार कर लिया। पेशवा की गद्दी के बदले में उसने अपनी स्वतंत्रता तक खो दी थी। 13 मई 1803 को अंग्रेजी सेना आर्थर वेलेस्ली ने पूना में प्रवेश किया और बाजीराव को पेशवा घोषित किया गया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि यह संधि भी मराठा सरदारों को स्वीकार्य नहीं थी, इसलिए परिणाम स्वरूप दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच 3 आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए थे, जो निम्न है। पहला 1775 से 1782 के मध्य हुआ। सेकंड जो युद्ध था 1803 से 1805 के मध्य, और जो थर्ड नंबर का युद्ध था वो 1817 से 1818 तक चला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 में खालिस्तान का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो इन्हें उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को। ठीक है। और बात की जाए गुरमीत सिंह का जन्म 1 फरवरी 1956 को अमृतसर के पंजाब में हुआ था। गुरमीत सिंह एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी है। उन्होंने 15 सितंबर 2021 को माननीय राज्यपाल का पद ग्रहण किया था। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 152 से 162 के मध्य हैं। 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति होगी। 156 में राज्यपाल की पद की अवधि होगी और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि समयावधि 5 वर्ष रखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में निम्न में से किसने पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी होने का गौरव हासिल किया? तो ये है सुहास यतिराज। जो सुहास यतिराज थे ना, गौतम बुद्ध नगर नोएडा यूपी के जिलाधिकारी हैं। वह बैडमिंटन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने पैरालंपिक 2021 में रजत पदक जीता। उन्होंने एनआईटी कर्नाटक से कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। अगस्त 2022 तक उनकी वर्तमान विश्व रैंकिंग 2 है। ठीक है। पैरालंपिक 2021 जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया था और 2021 पैरालंपिक के लिए मस्कट था। ठीक है, कुछ था। भारत ने कुल 19 पदक जीते, जिसमें से 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य पदक शामिल हैं। निशांत कुमार एक एथलीट हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं, जो ऊंचे कूद में ऊंचे कूद में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। और देवेंद्र झाझरिया एक भाला फेंकने वाले हैं। उन्होंने पैरालंपिक में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। सिंगराज जो अधाना है एक भारतीय निशानेबाज और उन्होंने 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। अब बात की जाए आगामी पैरालंपिक खेलों की, जो कहाँ पर संभावित है, तो 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक बीजिंग चीन में होंगे। 2024 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक पेरिस फ्रांस में होंगे। 2026 के शीतकालीन पैरालंपिक मिलान कोर्टिनो डी एम्पिज़ो इटली। ठीक है। जो 26वां नंबर का शीतकालिक है मिलान कोर्टिनो डी एम्पिज़ो इटली में संभावित है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी टीम आईपीएल 2020 की विजेता रही? तो ये दिल्ली कैपिटल थी, जो 2020 में विजेता टीम के रूप में मानी गई या जानी गई। ठीक है। आईपीएल 2020 को मुंबई इंडियंस ने जीता था। यह भारत में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। यह एक T20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट टूर्नामेंट है। मुंबई इंडियंस 2020 में 2020 में टूर्नामेंट जीतकर 5 बार चैंपियन बनी और दिल्ली कैपिटल अपने पूरे आईपीएल करियर में पहली बार 2020 फाइनल में जीती। ठीक है। मुंबई इंडियंस 5 बार चैंपियन बनी और दिल्ली कैपिटल पहली बार 2020 में बनी। ठीक है। आईपीएल के पहले सीजन का आयोजन वर्ष 2008 में हुआ। राजस्थान रॉयल्स प्रथम आईपीएल उद्घाटन विजेता थे। आईपीएल का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के नाम से खेला गया था। अब बात की जाए विजेताओं की और वो किस वर्ष में हुए विजेता, तो राजस्थान रॉयल्स 2008 में विजेता रही। डेक्कन चार्ज 2009 में, चेन्नई सुपर किंग 2010 में जीत हासिल की, 2011 में भी, 2018 और 21 के अंदर यहाँ ने चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत हासिल की थी। ठीक है। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात की जाए तो 2012 और 2014 में ये इन्होंने जीत हासिल की थी। बात की जाए मुंबई इंडियंस की तो इन्होंने वर्ष 2013, 15, 17, 19 और 2020 तक जीत हासिल की। ठीक है। सनराइज हैदराबाद ने 2016 में जीत हासिल की। गुजरात टाइटंस ने 2022 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी खालिस्तान का मुख्य स्रोत है। ये झेलम नदी का मुख्य स्रोत है। ठीक है। झेलम नदी का उद्गम की बात की जाए तो वसंत ऋतु में हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में से वेरीनाग से होता है। झेलम नदी का उद्गम वसंत ऋतु में हिमालय पीर पंजाल श्रेणी में वेरीनाग से होता है। यह कश्मीर घाटी से और वुलर झील को होकर बहती है।
यह एकमात्र हिमालयन नदी है जो अपने युवा अवस्था में बहती है। यह सिंधु नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान में झांग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, और बाकी सारी नदियों की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है कि इनका उद्गम कहाँ से है। सिंधु नदी ये तिब्बती पठार में बोखुरचू के पास से हिमनद से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत का चेमायुंग डुंग हिमनद से निकलती है। ब्यास नदी है ना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग दर्रे के पास से व्यासकुंड परियोजना वो व्यास नदी निकलती है। बात की जाए रावी नदी की तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में से रोहतांग दर्रे में उद्गम है। बात की जाए चिनाब नदी का तो चिनाब का उद्गम हिमाचल प्रदेश में दो धाराओं चंद्र और भागा द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या नाम दिया जाता है? ये दिया जाता है तलघर्षण। जब भी वायु या जल में किसी अन्य तरल पदार्थ में गति होती है तो कर्षण बल उत्पन्न होता है। उदाहरण, कर्षण बल हमेशा तरल प्रवाह के विपरीत दिशा में कार्य करता है। उदाहरण, पानी में चलते हुए जहाज पर कर्षण बल लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय डॉल्फिन भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित सूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन सुरक्षित किए गए थे? ये पहली अनुसूची में सुरक्षित किए गए थे। गंगा के डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जंतु है। वे गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों में पाई जाती है। वे केवल मीठे पानी में रहती है और नेपाल, भारत, बांग्लादेश में पाई जाती है। वे मूलतः नेत्रहीन स्तनधारी है। बांधों के निर्माण के कारण बढ़ते प्रदूषण और मछलियों के जाल में फंसने से उनके आवास का नुकसान होता है। भारत में 3 प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। सिंधु नदी में डॉल्फिन की बात करें तो भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। पंजाब की राज्य जलीय जंतु भी है। गंगा नदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, यह समुद्री खारे और मीठे पानी में पाई जाती है। भारत में यह उड़ीसा चिल्का झील में पाई जाती है। इसकी IUCN स्थिति लुप्तप्राय है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बिहार डॉल्फिन परियोजना ना बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत किया गया था। इसकी IUCN स्थिति लुप्तप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित की गई थी? ये गुवाहाटी में की गई थी आयोजित। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे। साइना नेहवाल ने टूर्नामेंट की मार्क क्लास में PV सिंधु को सीधे गेम में हराकर महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। पुरुष युगल में प्रणव जेरी चोपड़ा और अनुराग शेट्टी की जोड़ी ने खिताब जीता था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है टैंग बोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। तैंग बोचे मठ या थ्यांग बोचे मठ का दावा चोलिंग गोपा है नाम से भी जाना जाता है ये। ठीक है, यह पूर्वी नेपाल के खुद खुम्बू क्षेत्र में खुम्बुगंज के तेंग बांचे गांव में स्थित है। यह सरपा समुदाय का तिब्बती बौद्ध मठ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकारों के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? ये पाया था धोलावीरा में। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार चिन्हों वाला एक शिलालेख धोलावीरा में पाया था। ठीक है, यह हड़प्पा स्थलों की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया था। यह भारत की पहली शहरी सभ्यता है। यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक है। जली हुई ईंटों और उचित जल निकासी व्यवस्था की मदद से नगर नियोजन की अपनी प्रणाली
द्वारा संस्कृति को श्रेष्ठित किया गया था। ठीक है। धोलावीरा स्थल की खोज जगपति जोशी ने 1968 में की थी। यह गुजरात के कच्छ के रण में लून नदी के तट पर स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। इसमें जलाशयों और भारी किलेबंदी की एक श्रृंखला है। विशिष्ट विशेषताएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकिंग विद कॉमरेड नामक पुस्तक के लेखक का नाम है। ये अरुंधति राय की पुस्तक है। ठीक है। वॉकिंग विद कॉमरेड नक्सली माओवादियों विद्रोह का अप्रत्यक्षदर्शी विवरण है। इस पुस्तक में 2010 में ग्रामीण छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सली कम्युनिस्ट गुरिल्लाओं के साथ रहने के कारण उनके समय को शामिल किया गया है। अरुंधति रॉय भारतीय लेखिका है जिनका जन्म दिनांक 1959 का जन्म स्थान शिलोंग है। 1997 में उन्होंने फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार भी जीता। बात की जाए विक्रम शेठ की, जो कि ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ये एक उपन्यासकार कवि है। उनका गोल्डन गेट 1986 और उनका महाकाव्य उपन्यास ए सुटेबल बॉय 1993 में प्रसिद्ध उपन्यास है। किरण देसाई भारतीय लेखिका है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 है। झंपा लाहिरी एक अमेरिकी लेखक है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास अप्रवासी और भारतीय अमेरिकी जीवन के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथ का है, तो यहाँ पे हमारे लिए आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ चलते हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लगभग यहाँ पे 63 शिफ्टों के जीके के क्वेश्चन और 63 शिफ्टों के हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे पीडीएफ में। अगर आप चाहते हैं उनके लिए भी वीडियो प्रोवाइड किया जाए तो आप कमेंट करके बताइएगा प्लीज़, है ना। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जल्द ही लिंक मिल जाएगा आपको, जहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें या जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो हम लेकर के आ सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।